नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं स्वर्ण गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि मैं साइंस सब्जेक्ट लेकर, साइंस और इकोनॉमी दोनों सब्जेक्ट लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। जो पीईटी की ये निःशुल्क बैच है दोस्त, ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज के क्लास में मैं आपको पहले ही बता दूं कि रोज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी लेके आता था, लेकिन आज ओनली एंड ओनली बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। आप जानते हैं कि बायोलॉजी के प्रश्न बहुत दिनों से मैंने छोड़ के रखा था, और जब मैंने कहा था कि जब मैं कराऊंगा तो बायोलॉजी को अलग से ही कराऊंगा, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा कार्य कर लेता हूँ जो कि औपचारिक मात्र होते हैं। लीजिए, पेन वेन सब सेट हो गया। आप लोग बताइए, निम्न में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है। सबसे पहली बात, कौन होता है? प्लाज्मा होता है। कौन होता है भाई? तो वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है जो रक्त के स्कंदन, स्कंदन का मतलब जानते हैं आप लोग, चोट लगने पर जो रक्त को जमाता है, स्कंदन। ठीक है, चोट लगने पर जो रक्त को क्या करता है, जमाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग स्कंदन कहते हैं। ठीक है, स्कंदन कहते हैं। तो जमाने का कार्य कौन करता है दोस्त? तो आपके प्लाज्मा में फाइब्रिन नाम का क्या होता है? फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है। क्या होता है? फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है जो फाइब्रिनोजन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है। ठीक है, इस रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में आपको देखने को मिलता है। ये विटामिन के से मिलकर क्या करता है? विटामिन के से मिलकर रुधिर का थक्का बना देता है। रुधिर का थक्का बनाना, अगर रुधिर का थक्का नहीं बनाएगा तो आपको छोटी सी चोट लगने पर भी आपका इतना रक्त बह जाएगा कि आपका जीवन वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन विटामिन के और फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं, ये सब मिलकर ऑक्सीजन से क्रिया करके एक जाल बना लेते हैं। आपके जहां पर चोट लगी होती है वहां पर जाल थक्का बना लेते हैं, और क्या हो जाता है, फिर रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ एक नाम जरूर देखने को मिला होगा इसमें। तो इसमें क्या है भाई? देखिए, सीरम इमाइलेज नहीं है। सीरम इमाइलेज मैंने लिखा ही नहीं कहीं, तो सीरम इमाइलेज हो ही नहीं सकता, इसे हटा दीजिए। एक देखिए, ये ग्लोबुलिन, अरे भाई ये तो आप लोग जानते हैं ना कि ये कुछ अलग ही पदार्थ बन गया। एल्बुमिन, ये भी अलग अलग बन गया। ये सब क्या है? विटामिन है। और देखिए स्क्रीन पर सभी लोग हाथ से चलाते चलाते इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम साफ कर देते हैं, हो गया, धब्बा लग जाता है। तो ये हो गया एल्बुमिन। अब ये सब प्रोटीन्स तो अलग ही हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है आप देख रहे हैं? फेब्रिनोजन। फेब्रिनोजन या इसी को कहते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन आपके परीक्षा की दृष्टि से ये जो आंसर है, ये आपके लिए बेस्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? कार्य करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न तो हो गया आपका। किसमें पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए, इसके बाद देखते हैं, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है दोस्त? तो इसमें समदाब से जुड़ा होता है? नहीं, समदाब का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया था कि एक ऊर्जा से दूसरे रूप की ऊर्जा में इसे क्या करते हैं? परिवर्तित करने वाला जो मीटर होता है वो क्या होता है? ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर होता है। तो ये ऊर्जा का परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। मरकरी कॉलम जो होता है वो मैनोमीटर में होता है। तो मैनोमीटर ऊपर जब लिखा हुआ है तो बाकी और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं कि रक्त मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है, स्पिग्मोमैनोमीटर जो होता है, आप देखेंगे तो एक पंप लगा होता है जहाँ पर आपको पट्टी लगाते हैं। पट्टी लगाने के बाद पंप जो होता है हाथ में, तो उसको दबाते हैं। दबाने के बाद खोलकर पारा कहाँ दिखता है? पारा जो होता है, जिसमें होता है पारा का उतार चढ़ाव दिखता है, वो क्या होता है? तो वो मैनोमीटर होता है। क्या होता है भाई? मैनोमीटर होता है, जिससे रक्तचाप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, मतलब रक्त की गति मापी जाती है कि तेज है या स्लो है। ठीक है, तेज है या स्लो है। ठीक है, ये मापा जाता है कितनी गति से रक्त चल रहा है। ठीक हो गया, चलिए फिर आगे चलते हैं।
इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि सार्वभौमिक कौन होता है, 4 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप। चारों के चारों आपके सामने दिख रहे हैं। चारों के चारों जब आपके सामने दिख रहे हैं तो मैं आपको इसमें से बता दूं कि सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है। पहले मैं आपको सर्वदाता बता देता हूं। तो सर्वदाता जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर जो होता है, यूनिवर्सल डोनर जिसे आप लोग कहते हैं, वो होता है ओ, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन होता है? तो ओ ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप होता है। इसे सर्वदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसे सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है। सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है क्योंकि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। किसी भी ग्रुप के ब्लड ग्रुप इंसान को ये ब्लड दे सकता है। ठीक है, इमरजेंसी में इसी ब्लड ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। जब किसी के पास ब्लड नहीं होता, चेक करने का समय नहीं होता है, तो वो ग्रुप पहले चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और आराम से चढ़ाते हैं जितनी उसको जरूरत होती है। लेकिन इमरजेंसी में इसी ब्लड ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और ऐसा एक ग्रुप है जो किसी को रक्त ही नहीं देता है, सिर्फ लेने का कार्य करता है, इसे सर्वग्राही कहा जाता है। ए बी जो ग्रुप होता है ना, ये एक प्रकार का सर्वग्राही ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है। ये तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसिपिएंट या रिसीवर कहा जाता है इसको। ठीक है, ये होता है आपका ए बी। और ए और बी जो होते हैं ये ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं, इसलिए इनको बस आप जानते रहिए कि ग्रुप कितने होते हैं ब्लड के। तो ग्रुप 4 होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। सर्वदाता, सर्वग्राही, और ये दोनों नॉर्मल होते हैं, सामान्य होते हैं और सबको यूज में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 ग्रुप। ठीक है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो कौन बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, और जिसमें आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? मतलब पूछ रहा है, मैंने आपको अभी बताया कि रक्त ग्रुप कितने होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं भाई? ग्रुप आपके 4 होते हैं। कितने ग्रुप आपको दिख रहे हैं? तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितने आपको दिख रहे हैं? ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं 4। कौन कौन से? एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए बी और चौथा हो गया ओ। इसमें से मिलाइए, जो नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है, और ये ए वाला तो है ही, जानते हैं आप, ये नॉर्मल रूप से मिलता है आपको देखने में। और बचा क्या? सी बचा। सी प्रकार का विटामिन होता है भाई, विटामिन होता है, इसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। सी जो होता है एक प्रकार का विटामिन होता है, लेकिन ये ग्रुप में कोई ब्लड ग्रुप में कोई काम नहीं आता है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा भाई, ये किसी प्रकार का ग्रुप नहीं है ब्लड का। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी में भी ये सी दिया भी है। ठीक है, ये लीजिए प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने। 5वें प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी से कि हृदय का काम होता है। हृदय का काम क्या होता है ये आपको बताना है। वैसे तो आप लोग नकार नहीं सकते, ये सारे प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, तो बताए हुए हैं तो जल्दी से बताइएगा। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। आप लोग बताइए, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। बताइए जरा। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, या फिर ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, या फिर अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, या फिर रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हार्ट का जो कार्य होता है, दिल का जो कार्य होता है दोस्त, दिल का कार्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो क्या करे, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करे, ना कि इसका अन्य कार्य होता है जो आप लोग देखते हैं, प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब जो बीमारी है, ये प्रकार की जो बीमारी होती है आप लोगों की, ये बीमारी इसमें नहीं होती, दिल में नहीं होती, वो आपके मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क की बीमारी है प्यार व्यार इश्क विश्क। ठीक है, ये सब आप इस पर ना थोपिए बेचारे पर। एक तो आप माइंड को डिस्टर्ब करके इसको भी डिस्टर्ब करते हैं और कहते हैं कि यार मेरे दिल में बसे हो। आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ ब्लड बसा है और कुछ नहीं बसा है। 4 चैम्बर हैं, चारों चैम्बर, 2 में अशुद्ध रक्त और 2 में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त होते हैं। लेकिन आप लोग उसे अन्यत्र कार्यों के लिए क्या बना देते हैं, दोषी बना देते हैं कि आपको एक प्यार व्यार इश्क मोहब्बत ये सब जो बुखार हो जाता है, तो ये बुखार आपके दिल यानी कि हार्ट से नहीं होता है, ये आपके मस्तिष्क से होता है। ठीक है, इतना जानते रहिए। तो आज से आप ये मत कहिएगा बेचारा 24 घंटे कार्य करने वाला एक ही तो आपके पास अंग है, वो आपका क्या है, दिल है, लेकिन आप लोग इसे अन्यत्र कार्य में ले जाते हैं। बाकी तो समझदार हैं आप लोग, यहाँ बहुत तेजी से समझेंगे कि क्या होता है ये।
ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बस ये जानते रहिए कि दिल का बहुत कुछ कार्य नहीं है, जो कार्य है ये सामने आपके है, ठीक है, रक्त को पंप करना। आइए आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है बताइए, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा वो बताना है। परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का इतना होता है, नहीं ये सही नहीं, सही। अच्छा कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना था ना, हाँ ये तो सही हो गया। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है, सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर या 6 से 6.8 या 5 से 6 लीटर होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। केवल रक्त की श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, नहीं ये गलत बात है, तो यही गलत बात है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक नहीं है ये पूरे के पूरे परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि आपके हार्ट के, आपके फेफड़े का, आपके रक्त का सारा कार्य आपका परिसंचरण तंत्र देखता है। आपके पूरे शरीर में कहाँ पर ब्लड पहुंचाना है और हार्ट में क्या होता है, फेफड़े में क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपका कौन देखता है, परिसंचरण तंत्र देखता है। तो यहाँ केवल की बात कर दी गई है, तो केवल की बात कर देंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें केवल यही नहीं होता है, इसमें आरबीसी भी होता है, इसमें डब्ल्यूबीसी यानी कि जिसे आप कह रहे हैं यही होता है, और इसमें प्लेटलेट्स होते हैं, कौन होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इसी में प्लाज्मा भी होता है। ये सारी की सारी चीजें आपके किसमें होती हैं, तो आपके परिसंचरण तंत्र में होती हैं। इसने केवल कह दिया इसीलिए गलत हो गया, तो यही प्रश्न आपका कौन सा बन जाएगा, कौन सा राइट आंसर करना होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही इसका गलत कथन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, उसने केवल लगा के गलत कर दिया बस। आ जाइए ये देखिए प्रश्न नंबर 7 आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, अभी रक्तचाप को मापते किससे है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं, ये तो आपने देखा, उसमें पारा लगा होता है, पारे में उतार चढ़ाव देखा जाता है जिसे मैनोमीटर कहते हैं, और पंप किया जाता है, हाथ द्वारा हस्तचलित होता है वो, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपने जान लिया, लेकिन अब आप ये बताइए कि व्यक्ति का जो दाब होता है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो दाब, तो वो दाब आपका कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, तो 120/80 कहीं है, 120/80, 120/80 कहीं दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 120/80, यही आपका नॉर्मल रक्तदाब होता है, ठीक है। किसी स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल रक्तदाब होता है, उससे थोड़ा सा घट बढ़ सकता है, लेकिन स्वस्थ जो होते हैं उनके लिए यही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करें फिर, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, CO नहीं, CO2 है, CO2 है, और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, तो कौन करता है भाई परिवहन, परिवहन क्या आपका सफेद रक्त कोशिकाएं करती हैं, या फिर आपका रक्त प्लेटलेट्स करते हैं, या फिर लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं, या प्लाज्मा करता है। तो मैं आपको बता दूं कि रक्त में सबसे ज्यादा परिवहन कौन करता है, तो ये आरबीसीज करते हैं, जिसे हम लोग लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। कोशिकाएं कहिए या कणिकाएं कहिए, कणिकाएं कहिए, ठीक है, जो भी आपका मन कहे वो कह सकते हैं आप, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ये हो गया। अब इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये जो होता है ये ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। जितने भी कचरे होते हैं रक्त में मतलब शरीर में, वो लाल रक्त कोशिकाएं उनको वहां से लाता है और हृदय और फेफड़े के पास उसको फिल्टर करवाता है, फिल्टर करवाने के बाद लेकर वापस ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसे पूरे शरीर में प्रवाहित कर देता है, ठीक है। तो कौन बना इसमें से, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यही परिवहन का कार्य करता है, यही क्या करता है, सबके परिवहन का कार्य करता है, सबको ढोने का कार्य कौन करता है, तो आरबीसी करता है। आज से जान लीजिए बेचारा ये क्या होता है, एक प्रकार का वाहक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, ढोने वाला इंसान, कूली होता है, जिसे आप कूली कह सकते हैं, बेचारा कूली होता है। कौन होता है, आरबीसी को क्या कह सकते हैं, कूली कह सकते हैं भाई। कूली क्यों कह सकते हैं कि ये सारी चीजों को ढोता है, ढोकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत को, जो टूटी फूटी चीजें होती हैं उनको ले आने का कार्य करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का कार्य करता है, बाकी जो चीजें होती हैं उनको ले जाने का कार्य करता है कौन, आरबीसी, इसलिए इसको कूली कहते हैं, बेचारा ढोता रहता है हमेशा। चलिए तो ये प्रश्न नंबर 9 आपके सामने आ गया है, इसका उत्तर कीजिएगा, आसान सा प्रश्न है, प्रश्न आसान है तो जल्दी से उत्तर कीजिएगा। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में पूर्ण होती है, में शुरू होती है, में पूर्ण होती है, में शुरू होती है, तो कहाँ पर पूर्ण होती है, कहाँ पर शुरू होती है भाई, तो शुरू आपके मुख में होती है और पूर्ण कहाँ पर होती है, छोटी आंत में,
देखिए मुंह और छोटी आंत शुरू यहाँ से होती है। देखिए शुरू यहाँ से होती है। शुरू कहाँ से होती है? मुंह से शुरू होती है, मुख से ही शुरू हो जाती है, आपकी वकल कैविटी से ही शुरू हो जाती है आपके भोजन का पाचन। पूर्ण रूप से कहाँ होता है? एक बार इसी पर एक बच्ची हमसे उलझी थी कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पोषण कहाँ से शुरू होता है, उसने ये कहा था। तो भोजन का जो पोषण होता है ना, भोजन से हमको पोषण कहाँ से मिलता है? तो पोषण तो हमारे जब तक उसका पाचन होके अंदर नहीं जाएगा हमारे शरीर में, रक्त में नहीं मिलेगा, तब तक पोषण नहीं हो सकता है। तो इसी बात पर वह उलझ गई। पाचन शुरू होता है आपके बकल कैविटी से शुरू हो जाता है पाचन, जैसे ही वो रक्त में मिलता है और पूरे शरीर में आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। लेकिन वो उलझी किस बात पे थी कि पाचन नहीं, पोषण कह रही थी कि पोषण मुख से शुरू हो जाता है, पोषण मुख से नहीं पाचन मुख से शुरू होता है। ये जानते रहिएगा आप लोग। तो ये अब हो गया। और समाप्त कहाँ पर होता है? तो समाप्त होता है छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। छोटी आंत कहने में छोटी होती है, लेकिन उसकी लंबाई में बहुत बड़ी होती है, लंबाई में 6 से 7 मीटर की होती है। सोचिए, कहने में सिर्फ छोटी होती है, पतली होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। ठीक है, व्यास में इसके क्या होती है? छोटी होती है, व्यास में पतली होती है, इसलिए कहा जाता है इसको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 जल्दी से करके बताइएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा यार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये फ्री पूर्णतः निःशुल्क ये जो क्लासेस हैं हमारी, वो उनको भी मिल सकें। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस जब मिल जाती हैं तो आपको मजा आने की बाद साथ साथ आपको सफलता भी आसानी से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं जा रही है, सारी चीजें क्लियर करवाई जा रही है, चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल रहा है। आज रुधिर के बारे में देखने को मिल रहा है, कल किसी और चीज के बारे में देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी चीजें हैं मैं सारी की सारी चीजें हल करवाऊंगा, उसमें उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, आप लोग कमेंट और लाइक करते रहा कीजिएगा, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। चलिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? ऑक्सीजन का अभी तो मैंने बता दिया था, अभी मैंने बताया था कि यार आरबीसी को हम लोग कुली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कुली कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यही बेचारा है जो सबको ढोता है। कार्बन ऑक्सीजन की बात ही छोड़िए, अभी बताया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ढोता है, पोषक तत्वों को भी यही ढोता है, पोषक तत्वों को भी यही ढोता है। ठीक है, पोषक तत्वों को शरीर के अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, ये कार्य भी कौन करता है? तो आरबीसी ही करते हैं, आरबीसी ही करता है। ठीक है, ये सारी चीजों को जानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, पोषक तत्वों का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। कौन? आरबीसी। ठीक है, चले, ये तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता मतलब सैनिक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है ये तो आपके सैनिक का काम करता है भाई। ये किसका काम करता है? सैनिक का काम करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब कि हमारे शरीर में जो भी एंटी चीजें जाती हैं, मतलब जैसे कि हो गया, जीवाणु हो गए, ये सब चीजें हो गई, तो उनको ये खत्म करने का कार्य करता है, मारने का कार्य करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा रुधिर का क्या है? एक भाग है जो कि 55% होता है। 55% रक्त कणिकाओं में ये होता है प्लाज्मा आपका। प्लेटलेट्स क्या है भाई? रुधिर का थक्का बनाने के काम आता है, रुधिर का थक्का बनाने के काम आता है। कौन? तो आपका प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें आपको आसानी से जाननी चाहिए। और प्लाज्मा में भी रुधिर का थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन होती है ना, जो प्रोटीन होती है रुधिर का थक्का बनाने वाले, तो वो प्लाज्मा में ही पाए जाते हैं। जैसे अभी बताया था मैंने, पहले ही प्रश्न में बताया, फाइब्रिनोजन किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 हो गया, 11 में पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है भाई? ये आपको बताना है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन नहीं। वायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायवीय का मतलब क्या होता है? वायु द्वारा श्वसन, वायु द्वारा श्वसन, वायु द्वारा जो श्वसन होगा, वायु द्वारा जो श्वसन होता है वही तो होता है वायवीय श्वसन। तो उसमें तो ऑक्सीजन मिलेगा ना, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, यही हो जाएगा राइट आंसर। त्वचा के माध्यम से श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन भाई आपके ये जो मेढक होता है, मेढक करता है। कौन करता है? मेढक करता है। और त्वचा के माध्यम से आपका केचुआ करता है। कौन करता है? केचुआ श्वसन करता है। तो ये लोग त्वचा के माध्यम, गलफड़े के माध्यम से कौन करता है? गलफड़े के माध्यम से मेढक भी करते हैं और मछलियां भी करती हैं। कौन करते हैं? मेढक। गलफड़े के माध्यम से कौन करता है? मेढक और मछलियां, मेढक और कौन? मछलियां करती हैं। और कौन बचा?
आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ये जो श्वसन होता है वो जो आपके वो नहीं होते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। जैसे कि मेढक जब पृथ्वी के अंदर, जब पानी खत्म होता है तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो ये अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा, ना के बराबर मात्रा होती है, तो ये अपने आप को वहां पे क्या कर लेते हैं, शांत मुद्रा में एकदम से सो जाते हैं, बस कोई कार्य नहीं करते हैं, सो जाते हैं। और वहीं पर ये ऑक्सीजन की क्रिया होती है, कौन सी, बिना ऑक्सीजन की क्रिया, जिसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं मैंने बता रखी हैं आपको। आप मुझे उसमें देखेंगे, थियरी में देखेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना वो कौन सा बन गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, यही आपका राइट आंसर बन गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलें फिर। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है। ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को किसमें बदल देता है, मांसपेशी ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को क्या करता है, बदल देता है। रक्तवाहिका के व्यास को क्या करता है, मोटा कर देता है। जब मोटा मांसपेशियां मोटी उसको कर देती हैं या पतली कर देती हैं तो ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है मेरे को। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जाता है, बस इतना जान लीजिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर मांसपेशी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे, जल्दी से कीजिएगा। किसको पता है भाई, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष भागों में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो क्या है। तो इसका मतलब कि जिसमें 92% जल होता है, कौन सा ऐसा भाग है, रक्त को दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक तो 45%, एक तो होता है 55%। 45% जो होता है ये रक्त होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, ये रक्त कणिकाएं होती हैं। और ये जो 55% होता है ये क्या होता है, तो ये प्लाज्मा होता है। ये कौन सा भाग होता है, रक्त का प्लाज्मा भाग होता है। और प्लाज्मा भाग में आपका जो 92% है, 92% जल होता है। उसके बाद जो 8% बचा है ना, 8% में आपको देखने को मिल जाएगा शेष 4 नहीं यार, ये 8 है। ठीक है, 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ मिलते हैं। तो ये हो गए आपके इसके घटक प्लाज्मा के। रक्त कणिकाओं में आप जानते हैं आरबीसी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और साथ ही साथ प्लेटलेट्स हो जाएगा। ये तीनों के तीनों इसमें आते हैं। ठीक है, कितने, 45% में। तो आप लोग देखिए, रक्त को दो भागों में बांटा गया, 45% और 55% में। एक में हो गया प्लाज्मा, दूसरे में हो गया रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें आप लोगों को मैं पूरी डिटेल्स से थियरी क्लास में बताया हूँ। उसके बाद मैं इसमें भी बताता चलता हूँ, बहुत थोड़े थोड़े भागों में यहाँ बताता हूँ। तो आप लोगों को अगर पूरा डिटेल्स जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, थियरी या तो फिर थियरी देख लीजिएगा। दोनों में से आप देख लीजिएगा, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो बता दीजिएगा। कमेंट करेंगे फिर से पढ़ाऊंगा, और थियरी देख लेंगे तो भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई, अच्छा प्लाज्मा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। मैं ऑप्शन पर नहीं जाता हूँ, मैं डिटेल्स पर जाता हूँ। डिटेल्स आपको बता दिया, आप आसानी से ढूंढ लीजिए, आंसर आप लोग पहले ही ढूंढ लेंगे। फिर चलिए आगे चलें प्रश्न नंबर 14 पर। ये देखिए, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, सीधी सीधी बात है। जो आपका हार्ट होता है ना, हार्ट बीट को जानने के लिए कि आपकी हार्ट बीट कितनी स्पीड से चल रही है। मानव के शरीर की जो पल्स होती है उसको जानने के लिए, जैसे यहाँ पर आप टच करते हैं ना, पल्स जानने के लिए कि आपकी कितनी स्पीड से चल रही है, तो जितनी स्पीड से आप की चलती हो वहाँ पे यहाँ पे आपको पता चल जाता है, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके हार्ट से जुड़ा हुआ है। आपका हार्ट कितनी तेजी से धड़क रहा है। दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए, देखिए दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए ये क्या किया जाता है, पल्स दर चेक किया जाता है। पल्स दर आपकी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है दिल की फंक्शनिंग को जांचने के लिए। बाकी मस्तिष्क की फंक्शनिंग को जांचने के लिए भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ये आप नर्वस सिस्टम जानते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं उसके लिए, इसको जांचने के लिए तो ये अलग हो गया। रक्त की मात्रा को जानने के लिए, यार स्पिग्मोमेनोमीटर उसका दाब नापता है, रक्तचाप मापता है। बाकी इसकी जानने के लिए, इसका घनत्व जानने के लिए तो बाकी हम लोग क्या कहते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फेफड़ों की स्थिति फेफड़ों की स्थिति के लिए ये थोड़ी होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि दिल की फंक्शनिंग की जांच के। चलिए आइए प्रश्न नंबर 15। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी
की जाती है। एंजियोप्लास्टी किस पर की जाती है भाई, अभी अभी बता के आ रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं ज़्यादातर अभी रुधिर से बात हो रही है। रुधिर किससे जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। रुधिर की बात हो रही है, रुधिर किससे जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है आपसे। और दिल आप जानते हैं, दिल से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, दिल से बोलिएगा कि आप लोगों ने कमेंट और लाइक किया कि नहीं किया। अगर दिल से नहीं बोलेंगे तो फिर वही हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये राइट आंसर कौन हो गया, हार्ट हो गया। आगे चलें, अगला प्रश्न देखते हैं। 15 हो गया, 15 के बाद 16। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु, अरे यार हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, सीधा सीधा हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया गया, हीमोग्लोबिन। कौन पाया गया, हीमोग्लोबिन पाया गया। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, ये देखिए, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें प्रोटीन के साथ क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, आयरन पाया जाता है। आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। आयरन मतलब क्या होता है, Fe कहिए या फिर इसको सीधा सीधा लोहा कह दीजिए। तो आप देख लीजिए कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको ये देखिए, निकिल नहीं भाई, लोहा होता है। निकिल नहीं होता है, क्या होता है, लोहा होता है। लोहा इसका राइट आंसर बन गया। अब आपको बताइए, ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन कहिए, फेरिक कहिए या फिर लोहा कहिए, फेरस कहिए या लोहा कहिए, मर्जी आपकी है। आप सारी चीजों को जानते रहिए, आकलन करने में आपको बहुत आसानी होगी। बाकी और चीजें बतानी रहती थी। अभी ये जो हीम है, हीम नाम का जो तत्व है, ये किससे किससे जुड़ा होता है, तो ऑक्सीजन के कणों को लेकर यही होता है। यही एक हीम जो होता है, एक हीम क्या करता है, एक हीम 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर ढोता है। तो इस तरह से अगर मैं सारी चीजें डिटेल्स करने लगूँ ना, तो फिर तो आपके दिमाग के ऊपर से जाने लगेगा और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप थ्योरी की क्लास देख लीजिए, आपको उसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। चलिए आगे चलें फिर। आगे कहाँ चलेंगे भाई, आगे तो फुल स्टॉप है, आगे फुल स्टॉप है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस से हमेशा जुड़े रहिए और सफलता को अर्जित कीजिए। ठीक है, सफलता एकमात्र लक्ष्य है हमारा। बाकी ऐसे ही प्रश्नों के साथ मैं आपको फिर मिलता रहूंगा अगले एपिसोड में। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं फिर, टाटा बाय बाय, जय।